तो वी वर डीलिंग विद ओवरव्यू ऑफ एंटायर कंपनीज एक्ट, और जो जो अलग वाले पॉइंट्स थे वो हम देख रहे थे। ठीक है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बाकी के कंसेप्ट देखते हैं सर। ठीक है, इसमें एक सेकेंड सेटिंग कर लू मैं। ठीक है सर, ओके। नाउ इसमें एक एडिशनल सेक्शन, सेक्शन 139 सेक्शन 11 क्या बोलता है, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर ऑडिट कमिटी। ठीक है, अब कौन सी कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है, वो सेक्शन 177 में लिखा हुआ है, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। इज इट क्लियर? अगर कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है तो याद रखना कि रिकमेंडेशंस लेना पड़ेगा उस ऑडिट कमिटी से। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं। बट एक पॉइंट याद रखो, जिस कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है उस कंपनी को पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कि ऑडिटर किसको अपॉइंट करना है। ठीक है, और वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड होता है शेयर होल्डर्स को। आई होप इट इज क्लियर। ये आगे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना रोटेशन पे रूल 3 अप्लीकेबल है। तो कुछ रूल्स जो आपको याद रखते हुए चलना है। रूल 10 इज फॉर, ठीक है, याद है क्या, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एंड रूल 3 इज फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, आई एम सॉरी, रूल 3 इज फॉर मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। नाउ दिस इज द पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, पूरा प्रोसीजर समझिए आराम से। ठीक है, एक ऑडिटर सिलेक्ट कैसे होता है। सी क्लास, शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे हैं। अगर शेयर होल्डर बोलेंगे हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो ऐसे कितने शेयर होल्डर्स है, वो कितने सारे ऑडिटर के रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लॉ ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी है, जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी है, सेक्शन 177 में वो भी आगे दिया हुआ है। ऐसे क्लियर? वो ऑडिट कमेटी कुछ लोगों के नाम रिकमेंड करेंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिनके नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद है, ठीक है, या फिर जिनका एक्सपीरियंस प्रॉपर है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस के साथ में वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देंगे शेयर होल्डर्स को। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन सेटिस्फाई नहीं है तो वापस भेजेंगे किसको, ऑडिट कमेटी को, कि आप रिकमेंडेशंस वापस से रीअसेस करो, वापस से रिव्यू करो और नए रिकमेंडेशंस भेजो। ऐसे केस में ऑडिट कमेटी नए रिकमेंडेशन भेजेंगी। वो भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद आ गए तो वो फॉरवर्ड कर देंगे। वो भी पसंद नहीं आए तो ऐसे केस में क्लास याद रखना, ऐसे केस में डायरेक्टर खुद के रिकमेंडेशंस भेजेंगे किसको, शेयर होल्डर्स को। बट उनको बोर्ड रिपोर्ट में रीजन लिखना पड़ेगा कि इस रीजन से हमने उनके रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया था। तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे केस में उन्हें बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि हमने रिकमेंडेशंस क्यों एक्सेप्ट नहीं किए ऑडिट कमेटी के। इज इट क्लियर? नंबर 2, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी अपॉइंट नहीं होती, ऐसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन देंगे किसको, शेयर होल्डर्स को, और उनमें से शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करेंगे किसको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। ये पूरी बात करता है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, ये सारी चीजें मैंने आपको जो मेंशन किया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। आपने ये पॉइंट एक बार पढ़ लेना है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है कौन कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना पड़ेगा। एक बार एग्जाम में ये ऑडिट में क्वेश्चन आ चुका है, पर चैप्टर सेम है। यू नेवर नो, कंपनी लॉ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी है। क्या बोलता है, बाय एवरी लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट, ऑल पब्लिक कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। All public company having turnover of rupees 100 crore or more. All public company having an aggregate outstanding loan or borrowing on deposit debentures of deposit of rupees 50 crore or more. I hope it is clear. मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, पहले तो हर लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है। फिर ऐसी पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उसको, या फिर ठीक है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, तो आपको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना पड़ेगा। और लिस्टेड कंपनी है तो कंपलसरी है, आपको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना पड़ेगा।
आई होप इट इज क्लियर, ये याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जैसे ही इंटर का सिलेबस आया था, नया सिलेबस, पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था। क्या बोलता है? सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय ऑडिटर। फिर से कहानी को थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, ठीक है। हमने क्या बोला? ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी, अगर ऑडिट कमेटी अपॉइंट हो रही है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो फॉरवर्ड करेंगे शेयर होल्डर्स को। इज इट क्लियर? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरवर्ड करेंगे कुछ रिकमेंडेशंस, किसको? शेयर होल्डर्स को। बट याद रखना, ये जो कहानी है वो उसके भी पहले है। पहले ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ ऑडिटर्स को आइडेंटिफाई करेंगी, ठीक है, और उनको रिकमेंड करने के पहले उनसे एक सर्टिफिकेट ले लेगी, कंसेंट लेटर दे लेगी कि नंबर 1 मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं, नंबर 2, ठीक है, मेरी सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं हुई, ठीक है, एंड मैं अपना कंसेंट देता हूं कि अगर आप मुझे रिकमेंड करते हो और मुझे अपॉइंट करते हो, ठीक है, तो आप मुझे अपॉइंट कर सकते हो। क्या बोलता है? As per section 109, before any appointment of auditor is made, the auditor shall furnish to the company क्या? Number 1 written consent, number 2 certificate। दो चीजें देनी पड़ेंगी, रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में क्या लिखाऊंगा कि अपॉइंटमेंट प्रिस्क्राइब लॉ के हिसाब से है और मैं सेक्शन 141 के हिसाब से डिस्क्वालीफाई नहीं हूं। ये सेम चीज आगे और क्लियरली लिखी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 1, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं, ये मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 2, मेरे अपॉइंटमेंट एज पर प्रपोज टर्म्स है, यानी मैं टर्म्स एंड कंडीशन सारे फुलफिल कर रहा हूं, ठीक है। सपोज मेरा सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, देखो विद इन द लिमिट्स है, मेरा सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स क्रॉस नहीं हुए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, ठीक है, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं और मेरे खिलाफ कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, ठीक है, एज पर प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट, ठीक है, यानी प्रोफेशनल कंडक्ट के हिसाब से मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, कोई मिसकंडक्ट का केस मेरे खिलाफ नहीं चल रहा। वापस रिवाइज कर रहा हूं, देखो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करते हैं, उसके पहले वो ऑडिटर से एक तो कंसेंट लेटर दे लेंगे, नंबर 2, ठीक है, उनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे। सर्टिफिकेट में 4 चीजें मेंशन करेंगे। नंबर 1, हम डिस्क्वालीफाई नहीं है, नंबर 2, हमारी सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं हो रही, ठीक है, नंबर 3 कि हमारे अपॉइंटमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस है, एंड नंबर 4 हम पे कोई भी पेंडिंग लिटिगेशंस या क्लेम्स नहीं है, हम पे कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस नहीं है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन भी एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रोटेशन किस पे अप्लीकेबल है, किस पे अप्लीकेबल नहीं है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना। जिस पे रोटेशन अप्लीकेबल है सर, ठीक है, एससी कंपनी में, ठीक है, आप प्रोप्राइटर फर्म को एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, एक टर्म कंप्लीट होने के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, उस कूलिंग पीरियड में सेम फर्म को तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसी फर्म जहां कॉमन पार्टनर्स है, ठीक है, उनको भी अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है, और कॉमन अथॉरिटीज है, कॉमन सिस्टर कंसर्न है, उनको भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। और अगर पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी है तो मैक्सिमम टर्म इज 2 टर्म, 2 टर्म कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आप 2 टर्म कंप्लीट होने के बाद आप 5 साल के कूलिंग पीरियड में सेम फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते, सेम नेटवर्क वाली फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते, कॉमन पार्टनर को अपॉइंट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने आपको वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाउ ये एक नया कंसेप्ट है, रोटेशन विद इन द फर्म। अब सर रोटेशन विद इन द फर्म क्या होता है? सी, जैसे वो ऑडिट मैंने अपने कैपेसिटी में लिया है, हम 3 पार्टनर से सीए फर्म के, वो ऑडिट मैंने अपने कैपेसिटी में लिया है, मेरे 20 के लिमिट के अंदर लिया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो ऑडिट मुझे मिल गया 5 साल के लिए। इन 5 सालों में हम 3 पार्टनर्स चाहे तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो ऑडिट को रोटेट कर सकते हैं। मतलब क्या? पहले के 2 साल मेरे ऑडिट के अंदर दिखाया मैंने, ठीक है, 3rd और 4th ईयर सेकंड पार्टनर के ऑडिट के अंदर दिखाया, ठीक है, 5th ईयर 3rd पार्टनर के ऑडिट के अंदर दिखाया। ऐसे आपस में अगर हमारी सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं हो रही तो हम आपस में रोटेट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्म ही ऑडिट कर रही है,
ठीक है, पार्टनर्स आपस में रोटेट कर रहे हैं बट फर्म ऑडिट कर रही है, ये बात याद रखिएगा। ओके, ठीक है, तो वी कैन रोटेट विद इन द फर्म। इसमें और एक बात याद रखना, अगर ठीक है कोई भी ऑडिटर को आप रिमूव कर रहे हो और नए ऑडिटर को भी अपॉइंट कर रहे हो तो पूरी प्रोसीजर फिर से कंटिन्यू होंगी। मतलब क्या, वही सिलेक्शन वाली, उसके पहले कंसेंट लेटर लेने वाली, उसके बाद में स्पेशल नोटिस आ रहा है, नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो ऑल द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इज सेम इन ऑल द केसेस। पहले कंसेंट लेटर लिया जाएगा, फिर उसको ठीक है ऑडिट कमेटी फॉरवर्ड करेगी डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स फॉरवर्ड करेंगे शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फिर उसके बाद में जनरल नोटिस में भेज दिया जाएगा उसका नाम रिकमेंडेशन के साथ में, जनरल मीटिंग में उसे अपॉइंट करने के लिए ओआर पास किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑडिटर अपॉइंट होगा, अपॉइंट होने के 15 दिन के अंदर ठीक है आपको इंटीमेट करना है किसको, आरओसी को। इज इट क्लियर? नाउ रिमूवल की केस में अगर आपको याद होगा तो हमने 3 केसेस देखे थे। नंबर 1 ठीक है उसके पीरियड खत्म होने के पहले रिमूव कर रहे हैं, तो मैंने बताया था ये ऑडिटर है, चाय में गिरी मक्खी नहीं है, जब चाह निकाला फेंक दिया। आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इज इट क्लियर? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रीजनल डायरेक्टर को दे दिया गया है, ये याद रखना, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 2 टेन्योर कंप्लीट होने के बाद रिमूव हुआ तो यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। तीसरा ऑप्शन देखा था कि एनसीएलटी भी ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे यहाँ पे वो एम्फोसाइज कर रहा हूं कि एनसीएलटी भी ऑडिटर को रिमूव कर सकता है अगर उसे एप्लीकेशन मिलता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन कंसर्न, तो ट्रिब्यूनल भी चाहे तो रिमूव कर सकता है। बट रिमूव करने के लिए ग्राउंड क्या है, अगर फ्रॉड ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंट मैनर पे ठीक है फ्रॉड फ्रॉड किया है वहां पे, या भी फ्रॉड का अबेटमेंट किया है, मतलब खुद फ्रॉड नहीं किया बट कहीं ना कहीं फ्रॉड करने को प्रमोट किया है, या किसी के साथ में कल्यूशन किया है और मिलीभगत करके फ्रॉड किया है। यहाँ 3 ग्राउंड्स है। नंबर 1 उसने खुद ने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया, नंबर 2 किसी के साथ कल्यूशन में मिलके मिलीभगत करके फ्रॉड किया, ठीक है, या नंबर 3 उसने फ्रॉड नहीं किया बट फ्रॉड को प्रमोट किया, अबेटमेंट किया। इज इट क्लियर? इस केस में अगर किसी ने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑडिटर को रिमूव कर सकती है। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे केस में इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के पास ये पावर नहीं है, पावर किसके पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इज इट क्लियर? एंड ऐसे केस में जो ऑडिटर अपॉइंट करता है, रिमूव होता है, वो ना सिर्फ इस कंपनी में सर बल्कि किसी भी और कंपनी में अगले 5 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। कितने साल तक? 5 साल तक। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल ने आपको रिमूव किया तो आप किसी भी और कंपनी में अगले 5 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। साथ साथ आपको सेक्शन 447 की भी पनिशमेंट अप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। In the case of a firm, the liability shall be of firm and of every partner or partners who acted in fraudulent manner. तो फर्म में जितने भी पार्टनर्स फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट करते हैं, एवरीबॉडी विल बी लायबल फॉर दिस पनिशमेंट। आई होप इट इज क्लियर। तो रिमूवल का थर्ड केस, रिमूवल बाय एनसीएलटी। याद रखने वाली बात क्या है कि अगर एनसीएलटी को अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या और कोई पर्सन, ऐसे केस में एनसीएलटी भी ऑडिटर को रिमूव कर सकती है। उसके ग्राउंड कितने हैं? 3। नंबर 1 अगर ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, नंबर 2 उसने फ्रॉड करने के लिए किसी के साथ कोल्यूशन किया है, मिलीभगत किया है, एंड नंबर 3 अबेटमेंट किया है फ्रॉड का। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी, और अगर ट्रिब्यूनल ने रिमूव करने का ऑर्डर दिया तो नया ऑर्डर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2 जिसको रिमूव करने का ऑर्डर दिया गया वो अगले 5 साल तक किसी भी और कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? फिर बाकी सब हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। एक लास्ट पॉइंट जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स आई शुड से, ठीक है। सी कॉस्ट सॉल्ट तो मैं आपको पूरा पढ़ा दिया। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने ठीक है क्या किया, एमएसएमई की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, आपको बता दूं वो चेंजेस, और मैंने आपको एमएसएमई का ठीक है बताया था डेफिनेशन, अगर आपको याद होगा तो स्मॉल कंपनी कौन सी है, माइक्रो कंपनी कौन सी है, जब मैं आपको कॉस्ट सॉल्ट पढ़ा रहा था तो। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है क्लास,
कि वो जो एमएससी में चेंज किया है वो ये फाइनेंशियल पैकेज के हिसाब से है और क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि अभी तक उन्होंने एमएसएमई एक्ट में ये अमेंडमेंट नहीं किया है। तो ये फाइनेंशियल पैकेज, ये फाइनेंशियल स्टिमुलस जो उन्होंने दिया है, उसके लिए निर्मला सीतारमण ने ये चेंज किया है। बट याद रखना, ठीक है, अभी तक एमएसएमई एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है। जब तक एमएसएमई एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर आगे जाके कोई नोटिफिकेशन आता है कि एमएसएमई एक्ट में चेंज हो गया है, तो मैं आपको चेंज नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको मैंने एमएसएमई एक्ट के हिसाब से माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का डेफिनेशन दिया है, वही आपको फॉलो करना है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कॉस्ट सॉल्टर में कुछ एडिशनल पॉइंट्स ये भी है, कुछ फॉर्म नंबर्स जो आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? देखो, फर्स्ट इज CRA1। CRA1 इज कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा एज पर CRA1। नंबर 2, CRA2। सर CRA2 क्या है कि जब भी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, उसके 30 दिन के अंदर कंपनी इंटीमेट करेंगी इन फॉर्म नंबर CRA2। सेम चीज रिमूवल के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी आता है, रिमूवल आता है, तो भी 30 दिन के अंदर नया ऑडिटर जब भी अपॉइंट होगा तो आपको CRA2 देना पड़ेगा। तो CRA1 बात करता है कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स की, ये आपको अलग से ध्यान रखना है। CRA2 बात करता है, ठीक है, जब भी अपॉइंट करोगे 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना है आपको आरओसी को इन फॉर्म नंबर CRA2। एक है CRA3, यानी जब भी आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दोगे, वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फॉर्म नंबर CRA3 में दिया जाएगा। आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑडिट में, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हम दो लोग को देते हैं। नंबर 1 हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, नंबर 2, ठीक है, हम कंपनी को देते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपने कॉस्ट ऑडिट के लेक्चर में देखा होगा कि अगर उसमें कोई क्वालिफिकेशंस है, यानी बोला कि ये गड़बड़ी है, तो ऐसे केस में कंपनी 30 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो एक्सप्लेनेशन देती है इन फॉर्म नंबर CRA4। तो कितने फॉर्म्स देखे अपन ने? 4। CRA1 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, CRA2 अपॉइंटमेंट के बाद 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना आरओसी को इन फॉर्म नंबर CRA2, ऑडिट रिपोर्ट देंगे इन फॉर्म नंबर CRA3, और अगर वो ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन है तो कंपनी 30 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन देंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म नंबर CRA4। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट सेक्शन जो अपने काम का है वो है फ्रॉड रिपोर्टिंग, जो मैंने आपको चार्ट में पढ़ाया था, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। इसमें मुझे एडिशनल पॉइंट सिर्फ यही बताना है। नंबर 1, हम देखेंगे फ्रॉड की वैल्यू कितनी है सर। अगर फ्रॉड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से कम है, देखो यहां पे दिया होगा, अगर फ्रॉड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपको कम्युनिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना है, आपको कम्युनिकेट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो, और ऑडिट कमेटी है तो आपको कम्युनिकेट करना है किसको? ऑडिट कमेटी को। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अगर, ठीक है, फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है, इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में आपको रिपोर्ट, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 1 करोड़, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमिटी और टू द बोर्ड विद इन 2 days। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बट जहां फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, ऐसे केस में आप 2 दिन के अंदर रिपोर्ट फॉरवर्ड करोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्लाई करेंगे विद इन 45 डेज कि फ्रॉड क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उनकी रिपोर्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी है कितने दिन के अंदर? एक्सक्यूज मी, 15 डेज के अंदर। एंड दिस रिपोर्ट शुड बी फॉरवर्डेड इन फॉर्म नंबर ADT4। इज इट क्लियर? ठीक है, वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूं, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आप 2 दिन के अंदर रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दोगे, अपना काम खत्म। बट अगर फ्रॉड की कीमत 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो आप 2 दिन के अंदर रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे 45 डेज के अंदर, और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सबमिट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 15 डेज इन फॉर्म नंबर ADT4। इससे 4 फॉर्म नंबर आपको याद रखने हैं, 81, 82, 83, 84। 81 क्या बात करता है? जब भी ऑडिटर अपॉइंट करेगा होगा, कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेंगी इन विद इन 15 डेज। 82 क्या बोलता है सर?
कि जब भी ऑडिटर रिमूव करेंगे, याद है टेन्योर कंप्लीट होने के पहले, तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड रीजनल डायरेक्टर की। 83 बोलता है जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा 3 लोगों को इंटीमेट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कौन कौन? कंपनी को, आरओसी को, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को। आई होप इट इज क्लियर। 84 बोलता है कि जब भी फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आप कम्युनिकेट करते हो इट शुड बी इन फॉर्म नंबर 84। इज इट क्लियर? इसके बाद सीधा रेम्युनरेशन है, हमने पढ़ा था सेक्शन 142, जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा वही रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। इसका एक ही एक्सेप्शन था, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट तो सीएजी करता है बट रेम्युनरेशन फिक्स करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सेक्शन में पूरे पेनाल्टीज लिखे हुए हैं। पूरे चैप्टर नंबर 10 ऑडिटर्स में जहां जहां आपने गड़बड़ी किया तो पेनाल्टी लगेगी एज पर सेक्शन 147। ये पेनाल्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें अमेंडमेंट्स भी आए हुए हैं बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इतने सारे पेनाल्टीज आप याद नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो आज जो मैंने दोनों लेक्चर आपको भेजे उससे मैंने ओवरव्यू कर दिया, जो जो अलग से पॉइंट थे जो उतने क्लास में अच्छे डिस्कस नहीं होते वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मेरे साइड से ऑडिटर्स वाले सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक वीडियो पोस्ट करूंगा, वैसे मैं आज करने वाला था बट अभी थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं कल आपको वीडियो पोस्ट करता हूँ जिसमें मैं ऑडिटर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। वो ये वीक के अंदर आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड कल से मैं ये जूम ऐप के थ्रू ही स्लाइड्स यूज करके, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में चालू करूंगा नया चैप्टर, दैट इज प्रोस्पेक्टस। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आपको बता चुका हूं कल से मैं आपको 4 बजे वीडियो पोस्ट करूंगा और साथ में 4 बजे असाइनमेंट पोस्ट करूंगा। माइंड यू, मैं रोज का अब, ठीक है, अटेंडेंस शीट लेके बैठूंगा। मुझे रात को 10 बजे के पहले आपके असाइनमेंट के आंसर चाहिए वो वीडियो देखने के बाद। इज इट क्लियर? ठीक है, मुझे पर्सनल विंडो पे चाहिए अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपके नाम के साथ में आपके असाइनमेंट के असाइनमेंट कंप्लीट करके। इज इट क्लियर? मैं रात को 11 बजे आपको आंसर्स भेजूंगा, आप आंसर्स से चेक कर सकते हैं। उससे डेली आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं मैं वो भी चेक कर लूंगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपका प्रोग्रेस भी प्रॉपर रहेगा, कुछ भी आपका बैकलॉग नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो अज्यूमिंग कल से हम दोनों, ठीक है, परफेक्ट टाइम टाइम चलेंगे हर चीज को लेके और रेगुलरली वीडियोस देखेंगे। और आपको क्लास कुछ भी नहीं समझता, आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल टू यू। कोई पॉइंट नहीं समझ रहा मुझे फोन करो, मैं आपको फोन पे कल से समझा दूंगा। ठीक है, मुझे मैसेज करो, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू, बट आज जैसा हुआ वैसा नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो ये ऑडियो पूरा देख लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑडिटर मैंने आपको लेक्चर्स तो दिए हैं, उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मैं फिर से आपको जूम ऐप के थ्रू या कोई और ऐप के थ्रू वापस से वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, शेयर इश्यूज के सारे बेसिक्स आप समझ जाओगे इन चैप्टर नंबर 3, prospectus in allotment of securities. That's it for today. Good night. Take care.